Hello everybody, I'm Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've covered introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, and in compression members we've covered effective length, slenderness ratio, and analysis of compression members. We discussed a numerical problem based on analysis of an IS section in the previous lecture. In today's lecture, we'll be discussing what are single angle struts. So, a member is called a strut when the member is subjected to compressive force and is used in a bracing system or in a roof truss. तो आप कब एक मेंबर को एंगल स्ट्रट बोलेंगे या स्ट्रट कब आप उसे बोलेंगे जब उसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही है. तो स्ट्रट से हमें पता चलता है कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कंप्रेसिव फोर्स. अब हम उसे कब बोलते हैं स्ट्रट, जब वो किसी ब्रेसिंग सिस्टम या फिर रूफ ट्रस में यूज होता है, तो आप उसे क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रट का नाम दे सकते हैं. देन सच टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज कॉल्ड अ स्ट्रट. अब ये स्ट्रट्स हम यूज कहाँ करते हैं, तो ये स्ट्रट्स वहां यूज किए जाते हैं जहाँ पे लोड ज्यादा हैवी नहीं है. सो इट इज यूज फॉर नॉट वेरी हैवी लोड्स. फिर रूफ ट्रस में यूज होते हैं, जैसे हमने ऊपर बोला, क्योंकि रूफ ट्रस में जो लोड होता है वो रिलेटिवली कम होता है. फिर कंप्रेसिव लोड जहाँ पे आपने रेजिस्ट करवाना है वहां आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो है वो कम है. तो इफेक्टिव लेंथ कम है तो उस मेंबर में अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्ट्रट बोल सकते हैं. और जनरली हम एंगल सेक्शन कब यूज करते हैं, जब आपको स्ट्रट बनाना होता है. तो सिंपली अगर आप स्ट्रट बना रहे हैं तो हमारे पास एक डिफॉल्ट एक थंब रूल है जिसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रट के लिए हम एंगल सेक्शन यूज करते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको कोई और सेक्शन की रिक्वायरमेंट है. तो मोस्टली हम क्या यूज करेंगे, एंगल सेक्शन यूज करेंगे स्ट्रट बनाने के लिए. इसीलिए सिंगल एंगल स्ट्रट्स भी बोला जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक एंगल यूज कर रहे हैं स्ट्रट को क्रिएट करने के लिए. सो एंगल सेक्शन इज यूज टू मेक अ स्ट्रट, ये हमें पता चल गया. अब लोडिंग कैसे होगी इस एंगल सेक्शन में, तो वो कहता है कि लोडिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है. या तो आप कंसेंट्रिक लोडिंग करें. कंसेंट्रिक लोडिंग मतलब कि जो लोड का सीजी है वो आपके एंगल के सीजी से पास कर रहा है. या फिर आप क्या करें, इसेंट्रिक लोडिंग करें, मतलब कि जो लोड का सीजी है और जो एंगल का सीजी है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है. सो the compressive load may act concentrically on the angle section, that is through the CG of the angle through end gusset. तो with the help of an end gusset आप क्या कर सकते हैं, इस एंगल सेक्शन का जो CG एक्ट कर रहा है, ये x x एक्सिस है हमारा और ये y y एक्सिस है. तो x x एक्सिस और y y एक्सिस का जहाँ पे ये कोइंसाइड करेंगे वहां क्या एक्ट करेगा, आपका CG एक्ट करेगा. अगर लोड भी आपका इसी पॉइंट पे एक्ट कर जाता है तो मतलब कैसे लोडिंग हो रखी है, कंसेंट्रिक लोडिंग हो रखी है. तो इस केस में आप किस मेथड से डिजाइन करेंगे सिंगल एंगल स्ट्रट को, आप यूज करेंगे क्लॉज 7.5.11. ये देखते हैं आगे कि ये क्लॉज क्या है. फिर वो कहता है कि अगर इसेंट्रिक लोडिंग है, इसेंट्रिक लोडिंग का क्या मतलब है कि ये जो लोड है और जो सीजी है आपके एंगल का वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है. या फिर सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जब आपका एंगल जो है वो सिर्फ एक लेग से ही लोड ट्रांसफर कर रहा है. ये हमने टेंशन मेंबर्स में भी देखा था कि कई बार क्या होता है कि आपकी सिर्फ एक लेग कनेक्टेड है और उसी लेग से लोड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. तो उस केस में जब एक ही लेग से लोड ट्रांसफर हो रहा है तो आप उस कनेक्शन को क्या बोल सकते हैं, इसेंट्रिक कनेक्शन बोल सकते हैं. सो थ्रू वन लेग ऑफ द एंगल टू द गसेट और एडजेसेंट मेंबर, जो भी आपने मेंबर उसके साथ कनेक्ट किया है. फिर वो कहता है कि दिस मीन्स एन एंगल सेक्शन इज लोडेड with the axial compression member, either the equivalent compression load will be transferred through the CG of the angle section by the use of end gusset plate. तो concentrically loading को हम कैसे define कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और elaborate कर रहा है कि जो equivalent compressive load है,
जो उसका रिजल्टेंट है आपके कंप्रेसिव लोड का, वो कहाँ से पास कर रहा है? इट इज पासिंग थ्रू द या कोइंसाइडिंग विद द सीजी ऑफ द एंगल। तो इस टाइप की लोडिंग को हमने क्या बोल दिया? कंसेंट्रिकली लोडेड सेक्शन, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब इसको डिजाइन करने के लिए क्लॉज 7.5.11 एंड क्लॉज 7.1.2 हम यूज करते हैं। अगर हम इसेंट्रिक लोडिंग की बात करें तो इसेंट्रिकली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स में या एंगल्स में हम क्या कर रहे हैं? लोड ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ एक लेग से। तो ये लोडेड लेग है, यहाँ पे आपके पास एंगल का सी जी है, पर आपकी लोडेड लेग तो डिफरेंट है। यहाँ पे लोड ट्रांसफर, इसके अलोंग लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। आप देख सकते हैं सी जी यहाँ है और लोड इस पॉइंट से ट्रांसफर हो रहा है। सेम पॉइंट से ट्रांसफर होते तो कंसेंट्रिकली हो जाता। तो दिस इज एन इसेंट्रिक कनेक्शन। अब इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, ये हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, आरसीसी में और जितना अभी हमने स्टील देखा है सब में देखा है कि इसेंट्रिक कनेक्शंस जो हैं वो हम प्रिफर नहीं करते हैं। और अगर इसेंट्रिक कनेक्शन आपके पास है तो आपको कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी होंगी। सो इसेंट्रिक कनेक्शन से क्या होता है, तीन चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपका सिंगल एंगल स्ट्रट है, उसमें फ्लेक्सुरल टॉर्शनल बकलिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फ्लेक्सुरल बकलिंग हो सकती है या टॉर्शनल बकलिंग हो सकती है। तो सिंपली अगर हम देखें तो बकलिंग हो रही है, किस टाइप की बकलिंग हो रही है? या तो फ्लेक्सुरल बकलिंग होगी या फिर टॉर्जनल बकलिंग होगी। फ्लेक्सुरल बकलिंग मतलब बेंडिंग की वजह से बकलिंग हो रही है, टॉर्जनल मतलब टॉर्जन की वजह से हो रही है, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से फ्लेक्सुरल और टॉर्जनल बकलिंग अकर कर रही है। तो ये तीन डिफरेंट टाइप की बकलिंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती हैं अगर आपका सिर्फ एक लेग ही लोडेड है। तो आपको क्या करना होगा? आपको क्लॉज 7.5.1.2 यूज करना होगा इसेंट्रिकली लोडेड एंगल के लिए। इसमें अब हम कैसे बोल सकते हैं इसेंट्रिकली लोडेड एंगल? हम इसे सिंपली बोल सकते हैं लोडेड थ्रू वन लेग। ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें किस टाइप की लोडिंग दे रखी है, कंसेंट्रिक लोडिंग दी है कि इसेंट्रिक लोडिंग दी है। सो दिस इज द कीवर्ड टू डिटरमिन कि इसेंट्रिक लोडिंग है कि नहीं है। अब हम देखते हैं कि IS 800 2007 क्या बोलता है सिंगल एंगल स्ट्रट्स के लिए। तो क्लॉज 7.5 जो है वो हमें एंगल स्ट्रट्स के बारे में बताता है, और क्लॉज 7.5.1 जो है वो सिंगल एंगल स्ट्रट्स के बारे में बता रहा है। तो वो बोल रहा है द कंप्रेशन इन सिंगल एंगल्स में बी ट्रांसफर्ड ईदर कंसेंट्रिकली to its centroid through end gusset or eccentrically by connecting one of its leg to the gusset or adjacent member। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेंट्रिकली लोडेड है या फिर इसेंट्रिकली लोडेड। तो क्लॉज 7.5.1 में कोड ने क्लियर कर दिया है कि दो टाइप की लोडिंग हो सकती है। कंसेंट्रिक लोडिंग में आपका जो लोड है वो सेंट्रॉइड के थ्रू पास करेगा, और इसेंट्रिक लोडिंग में क्या होगा कि एक ही लेग कनेक्टेड होगी। अब वो कहता है कि कंसेंट्रिक लोडिंग के केस में आप क्या करेंगे? तो क्लॉज 7.5.1.1 हमें बताता है कि कंसेंट्रिक लोडिंग के केस में व्हेन अ सिंगल एंगल इज कंसेंट्रिकली लोडेड इन कंप्रेशन द डिजाइन में बी इवैल्यूएटेड यूजिंग क्लॉज 7.1.2। तो हमें कह रहा है कि कंसेंट्रिक लोडिंग सिंपल है। कंसेंट्रिक लोडिंग में आपको क्या करना है? सीधे क्लॉज 7.1.2 को फॉलो करना है। तो क्लॉज 7.1.2 क्या है? क्लॉज 7.1.2 इज सिंपली PD इज इक्वल टू AE इंटू FCD, और उसका सब क्लॉज 7.1.2.1 हमें क्या बताता है कि आप इसी मेथड से कैलकुलेट कीजिए FCD को, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था फॉर एन आई सेक्शन। तो जैसे हम आई सेक्शन के लिए लोड कैलकुलेट करे थे, वैसे ही सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए भी लोड कैलकुलेट करेंगे अगर वो कंसेंट्रिकली लोडेड होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर वो इसेंट्रिकली लोडेड है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे कोड बताता है क्लॉज 7.5.1.2 में, जहां बोलता है लोडेड थ्रू वन लेग। तो कोड इसेंट्रिक वर्ड यहाँ पे नहीं यूज कर रहा है, कोड क्या वर्ड यूज कर रहा है? लोडेड थ्रू वन लेग। अब अगर आपका जो एंगल सेक्शन है इट इज लोडेड थ्रू वन लेग, तो हमें क्या देखना है? द फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग, जो हमने डिस्कस करी थी कि फ्लेक्सुरल बकलिंग भी हो सकती है, टॉर्जनल बकलिंग भी हो सकती है, और फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है।
Strength of a single angle loaded in compression through one of its legs may be evaluated using the equivalent slenderness ratio. Very important. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आप सिंपल स्लेंडरनेस रेशियो नहीं यूज कर सकते जो हम कंसेंट्रिक लोडिंग या बाकी सेक्शंस के केस में यूज कर रहे थे। जैसे हम यहाँ पे नॉन डायमेंशनल फॉर्म यूज कर रहे थे इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो का, तो हम इस फॉर्मूला से लैम्डा कैलकुलेट कर रहे थे क्लॉज 7.1.2.1 में। तो वो कहता है कि अगर इसेंट्रिक लोडिंग है तो ये फॉर्मूला लैम्डा के लिए आप नहीं यूज कर सकते, आपको लैम्डा के लिए एक नया फॉर्मूला यूज करना होगा विच इज लैम्डा ई इज इक्वल टू under the root of k1 plus k2 lambda vv square plus k3 lambda phi square। तो ये हमारे पास उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो का, तो ये इंपॉर्टेंट है इसेंट्रिक लोडिंग के लिए। अब इसमें अगर आप देखें तो वो बोलता है k1 k2 और k3 जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं और हमें कहाँ से मिलेंगे, टेबल 12 से मिलेंगे। तो अभी देखते हैं कि टेबल 12 क्या है। तो K1 K2 और K3 तो हमें समझ आ गया कि टेबल 12 से हमें मिल जाएंगे, पर लैम्डा वीवी हमें यहाँ पे देता है लैम्डा वीवी इज इक्वल टू L अपॉन आर वीवी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर E अपॉन 250। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ कोड में मिसप्रिंट है और कोड ने एप्सिलॉन लिखा है, जबकि ये क्या होना चाहिए E इज सिंपली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह एप्सिलॉन लिख रखा है, लैम्डा वीवी और लैम्डा फाई में दोनों जगह क्या होना चाहिए, E होना चाहिए विच इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 5 फॉर स्टील। सो नेक्स्ट वो बोलता है लैम्डा फाई क्या है, लैम्डा फाई इज b1 plus b2 अंडर बाय 2t डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अंडर द रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर E अपॉन 250। तो ये सिंपली आपको लैम्डा v और लैम्डा फाई की वैल्यू दे दी है। अब क्या मतलब है, आपने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब लैम्डा कैसे कैलकुलेट किया, लैम्डा E कैलकुलेट किया, दिस इज इक्विवेलेंट लैम्डा। अब हमारा जो बाकी का डिजाइन है, बाकी का डिजाइन सेम रहेगा। बाकी का डिजाइन आप क्या करेंगे, बाकी के डिजाइन के लिए आप अगेन क्लॉज 7.1.2.1 यूज करेंगे। आप सिर्फ लैम्डा के बजाय क्या यूज करेंगे, लैम्डा ई यूज करेंगे अगर इसेंट्रिक लोडिंग है, और लैम्डा ई यूज करके आप एफसीडी फाई कैलकुलेट करेंगे, फाई की हेल्प से आप एफसीडी कैलकुलेट करेंगे एंड फिर सिंपली पीडी कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये हुआ है कि कंसेंट्रिक लोडिंग में यही लैम्डा यूज हो जाएगा और इसेंट्रिक लोडिंग के लिए लैम्डा और हमें अलग से कैलकुलेट करना होगा यूजिंग क्लॉज 7.5.1.2। नेक्स्ट वो कहता है कि अब ये देखते हैं टर्म्स क्या क्या हैं। तो L है हमारे पास सिंपली सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग मेंबर। तो जो भी आपका मेंबर आपको प्रोवाइडेड है उसकी जो सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं इस इक्वेशन में, उसे हम L बोल रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे एप्सिलॉन दे रखा है कोड ने, एप्सिलॉन के बजाय यहाँ क्या होगा, E होगा। सो आई सजेस्ट कि आप ये करेक्शन कर लें। फिर L इज सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग मेंबर। RVV क्या है, RVV इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस। अगर ये आपका एंगल सेक्शन है तो हमारे पास कुछ एक्सिस अवेलेबल हैं। ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस, हम ये सब जानते हैं। फिर ये वाले एक्सिस को हम बोलते हैं सिंपली वाई वाई एक्सिस। अब एंगल सेक्शन के लिए हमारे पास एक एडिशनल एक्सिस आता है जो ये एक्सिस है, इसे बोला जाता है वीवी एक्सिस। और ये जनरली कौन सा एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो इस एक्सिस के अबाउट मिनिमम है। तो आर वी वी के केस में हम सिंपली क्या लेते हैं, आर मिनिमम की वैल्यू लेते हैं। तो आप जो भी एंगल यूज कर रहे हैं आप उसके लिए मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन लेंगे और उसे कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर वी वी में, जो मोस्टली अलोंग दिस वी वी एक्सिस होती है। फिर B1 और B2 क्या है, B1 B2 सिंपली लेग, जो आपके लेग्स हैं इस एंगल सेक्शन की, उनकी वैल्यू है। तो एक लेग को मैं B1 बोल सकती हूँ और दूसरी लेग की लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली B2। तो ये आपका B1 और B2 है। ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपली जो भी लेग की लेंथ है
वो आपका B1 और B2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थिकनेस। T इज द थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन। जो भी आप एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस आप T में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपसाइलम। अब ये अपसाइलम हम ड्राइंग में और जब हम E मैक्स निकालते हैं, एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तब भी हमने डिस्कस किया था। तो कोड क्या बोलता है? अपसाइलम इज द यील्ड स्ट्रेस रेशियो। यील्ड स्ट्रेस रेशियो को आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई अंडर द रूट। पर क्योंकि हम एफ वाई कितना यूज करते हैं, हम FE 410 ग्रेड स्टील यूज करते हैं मोस्टली, उसमें एफ वाई की वैल्यू कितनी होती है? 250 मेगापास्कल। तो हमारे पास एफ वाई कितना है? 250। सो इफ आई राइट 250 डिवाइडेड बाय 250 अंडर द रूट, तो मेरे पास अपसाइलम की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू 1। अपसाइलम हमें तब कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है जब हम FE 410 के बजाय कोई और ग्रेड यूज कर रहे हैं जिसमें FY की वैल्यू 250 नहीं है और कुछ और है। अदरवाइज फॉर FE 410 अपसाइलम की वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि K1, K2 और K3 के लिए हमें बोला गया था कि टेबल 12 को रेफर किया जाए। तो टेबल 12 क्या है? टेबल 12 हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू देता है K1, K2 और K3। कैसे देता है? यहाँ पे टेबल 12 हमें बोलता है कि आप देखिए कि नंबर ऑफ बोल्ट्स एट ईच एंड कनेक्शन कितने हैं। मतलब अगर आपकी ये मेंबर है, मान लेते हैं ये मेरा एंगल सेक्शन है और इसका मैं कोई एक एंड, पर्टिकुलर एंड आपको शो कर रही हूँ। इसमें यहाँ पे ये गसेट प्लेट से अटैच्ड है। अब वो कह रहा है कि ये कनेक्शन आपने यहाँ पे बनाया है, ये किस तरह से बनाया है। ये कनेक्शन अगर तो बोल्टेड है तो कितने बोल्ट्स आपने यूज करे हैं। आप एक बोल्ट से ही कनेक्शन बना रहे हैं, सपोज आपने सिर्फ एक ही बोल्ट बनाया, एक ही बोल्ट यूज करा, तो आप कौन सा वाला रो यूज करेंगे? नंबर ऑफ बोल्ट्स एट ईच एंड कनेक्शन। एक ही बोल्ट है तो ये वाला हम यूज करेंगे। इसमें भी वो पूछेगा कि आपने जो गसेट या कनेक्टिंग मेंबर है उसके साथ फिक्सिटी कैसी है, कितनी आपके जो रोटेशन परमिटेड है या नहीं है, ट्रांसलेशन की क्या कंडीशन है। तो वो कहता है अगर आपने एक बोल्ट भी यूज करा है तो भी आपकी फिक्सिटी या तो फिक्स्ड हो सकती है, मतलब फिक्स्ड एंड की तरह एक्ट करेगा, या फिर कैसे एक्ट करेगा? हिंज्ड एंड की तरह एक्ट करेगा। तो ये दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिक्सिटी कैसी है, हिंज्ड कनेक्शन है या फिर फिक्स्ड कनेक्शन है। तो अगर फिक्स्ड कनेक्शन है तो K1 is 0.75, K2 is 0.35 और K3 is 20। वैसे ही अगर हिंज्ड कनेक्शन है तो K1 is 1.25, K2 is 0.5 and K3 is 60। तो ये हमें जानना होगा कि पहले तो कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, फिर एक बोल्ट है तो फिक्स्ड कनेक्शन है कि हिंज्ड कनेक्शन है। ये आपको क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप अज्यूम कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। नेक्स्ट है कि दो बोल्ट्स हमने यूज करे हैं या दो से ज्यादा बोल्ट्स हमने यूज करे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे मैं आपको सपोज 3 या 2 बोल्ट्स कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर आपने ग्रेटर दैन 2 बोल्ट्स यूज करे हैं तो ग्रेटर दैन 2 बोल्ट्स के केस में भी आपके पास क्या होंगे? दो फिक्सिटी कंडीशंस है, या तो आपका कनेक्शन कैसा है? फिक्स्ड कनेक्शन है या फिर आपका कनेक्शन हिंज्ड है। अगर आपका कनेक्शन फिक्स्ड है तो K1, K2 और K3 की वैल्यूज ये होंगी, और अगर हिंज्ड है तो K1, K2 और K3 की वैल्यूज ये होंगी। तो आपने क्वेश्चन में चेक करना है नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने दिए हैं और साथ में कि हमें जो कनेक्शन है उसकी फिक्सिटी क्या है, हिंज्ड है, फिक्स्ड है, किस तरीके का है। फिर ये तो हुई बात सिर्फ बोल्टेड कनेक्शंस की। अगर वो वेल्डेड कनेक्शंस की बात कर रहा है, अगर आपको जो कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो वेल्डिंग से हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में हम सिंपली ये वाला कंडीशन फॉलो करते हैं। वेल्ड के केस में आप सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि जो वेल्ड है, वेल्ड इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ बोल्ट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और फिक्सिटी कैसी है? फिक्स्ड। तो वही वाली वैल्यूज आप K1, K2, K3 के लिए यूज करेंगे जो आप इस कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो ये वेल्डेड कनेक्शंस के लिए है, ये आपको ध्यान देना होगा। स्टिफनेस ऑफ इन प्लेट
rotational restraint provided by the gusset connecting members. यहाँ पे ये जो हमें इन्होंने ये दिया है, आपको नोट दिया है 1, यहाँ पे लिखा है 1, तो इस 1 की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये क्या है, ये सिंपली स्टिफनेस है इन प्लेन रोटेशन की. For partial restraint, that is lambda e, can be interpolated between lambda e results for fixed and hinged cases. तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिंपली यहाँ पे K1, K2 और K3 की वैल्यूज यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बोल्ट्स एंड द फिक्सिटी. और अगर वेल्डेड होगा तो नंबर ऑफ बोल्ट्स हम ग्रेटर देन 2 मानते हैं और फिक्सिटी कैसी मानते हैं, फिक्स. तो K1, K2, K3 ये रहेंगे वेल्डेड कनेक्शन के लिए. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये सिंपली आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये v एक्सिस है और एक और एक्सिस होता है u एक्सिस. तो हमें देखना है कि इन एक्सिस के अबाउट कौन से में आपके पास मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ रहा है. वो मिनिमम वैल्यू हम किसके लिए ले लेंगे, v के लिए ले लेंगे. यहाँ पे मैंने आपको अगेन मेंशन किया है कि कोड ने ई की बजाय एप्सिलॉन दे दिया है, मिसप्रिंट है कोड में, तो आप वो ठीक कर लें. नेक्स्ट है कि अगर आप देखें लैम्डा वी और लैम्डा फाई में डिनोमिनेटर सेम है. दोनों जगह अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, एप्सिलॉन इनटू अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई अपॉन 250. यहाँ पे भी क्या है, एप्सिलॉन अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 250. तो डिनोमिनेटर सेम है. और अगर आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्टील के लिए ई क्या रहता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता है. पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कितना है, कांस्टेंट है, 1 ले लिया हमने. फिर 250 इज अ नंबर, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और ई भी क्या है, कांस्टेंट है. तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो गई, कांस्टेंट. तो डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट. अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट रह गया तो सिर्फ इन वैल्यूज पे, न्यूमरेटर्स पे हमारा लैम्डा वी और लैम्डा फाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है. वी फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन अलोंग ऑल द एक्सिस. आप सारे एक्सिस के अबाउट ढूंढिए रेडियस ऑफ जायरेशन. हमारे केस में हम कहाँ से ले लेंगे, सिंपली स्टील टेबल से ले लेंगे. सो द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन will be about the minor axis, that is RVV, which is obtained from SP6 और SP6. ये कोड ने जो हमें प्रिंट करके दिया है वो SP6 है और जो कमर्शियल वर्जन है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टील टेबल. So in this lecture we discussed about single angle struts. I hope this lecture was useful to you. We'll be discussing numerical problems based on single angle struts in the upcoming lectures. So thank you and stay tuned for more.